हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आर मिश्रा। इंडियन रेलवेज की वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी है। याद रखिएगा, पहले सीट की नोटिफिकेशन आई थी और 30 तारीख आज की तारीख से आप लोग फॉर्म्स भर सकते हैं। पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन आपकी नोटिफाई हुई है। इसमें आपका सिलेबस क्या है डिटेल में दिया गया, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या एज लिमिट है, आपको कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है, डिटेल नोटिफिकेशन आपकी आउट हो चुकी है। तो इंडियन रेलवे में लीगल वैकेंसीज आपकी नोटिफाई हो चुकी हैं। देख सकते हैं, देखते हैं हम लोग हमारे पर्पस की कौन-कौन सी यहाँ पे सीट देखने मिलेगी जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेशर्स की भी जॉब मिलने वाली होने वाली है। यहाँ पे जब एलएलबी डिग्री आपके पास है तो आप फ्रेशर्स के तौर पे भी कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 ईयर प्रैक्टिस है तो आप कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, और यहाँ 5 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले आते हैं हम लोग, देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी की वैकेंसी आपको देखने मिलती है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है बेसिकली, जो आरआरबी के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको डिफरेंट पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी नंबर 8 आपको देखने को मिलेगी। 2025 की वैकेंसी याद रखिएगा। ठीक है, जो आइसोलेटेड कैटेगरीज होती हैं उसमें आपकी नोटिफाई हुई है ये वैकेंसीज। देख सकते हैं वैकेंसीज को, जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपका 20 तारीख को ही नोटिफाई किया जा चुका है, लेकिन वहां पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन नहीं थी। याद रखिएगा, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं, जो ओपनिंग डेट है, जो आज से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हो गया है ऑलरेडी। और क्लोजिंग डेट जो लास्ट डे है आपका अप्लाई करने के लिए, वो है 29 जनवरी। 29 जनवरी तक रात में 12 बजे से पहले बेसिकली आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने अप्लाई कर दिया है और फीस में कोई दिक्कत आ रही है, मान लीजिए लास्ट डे आपने फॉर्म को अप्लाई किया लेकिन आपकी जो फीस है, पेमेंट अगर नहीं हो रहा है पेमेंट, तो उस केस में लास्ट डे आपका 31 जनवरी आपकी पेमेंट की लास्ट दिन है। ठीक है, 2 दिन का टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया गया है पेमेंट के लिए। उसके बाद नोटिफिकेशन की विंडो दोबारा ओपन होगी, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन उसमें आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ आपको नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, जो कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक विंडो ये आपकी ओपन रहेगी। 10 फरवरी तक बेसिकली आप देखते हैं। और ठीक है, ठीक है, तो ये आपका मान के चलिए, हम लोग मान के चलते हैं कि 10 तारीख तक, 10 फरवरी तक आपके पास चांस है कि आप फॉर्म, लेकिन आप याद रखिएगा वो मोटिवेशन की डेट है, लेकिन लास्ट डेट आपकी 29 तारीख है, 29 जनवरी। उसके बाद अगर कोई मोटिवेशन है, एडिट करना है, फॉर्म में कोई गलती हो गई, एरर हो गया है, तो ही आप उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। याद रखिए, फ्रेश एप्लीकेशन आप नहीं भर पाएंगे उस टाइम पे। तो याद रखिए, जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की। जो हम एज अ लॉ स्टूडेंट की बात करें कि लॉ अगर आपने किया है तो देखो बहुत सारी वैकेंसीज है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की है, ये सब चीजें अगर आपके ग्रेजुएशन है तो कर सकते हैं आप अप्लाई। लेकिन हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स की, कि जिन्होंने लॉ किया है, तो चीफ लॉ असिस्टेंट की आप पहली पोस्ट देख रहे हैं। ठीक है, आपका पे लेवल जो 7th पे कमीशन के हिसाब से 7th लेवल है, जिसमें आप देखते हैं एज लिमिट 18 से 40 साल है मैक्सिमम एज लिमिट, और टोटल वैकेंसीज 22 है। ठीक है, तो पहली जो वैकेंसी है वो चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें टोटल आपकी 22 वैकेंसीज हैं। दूसरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एलिजिबल है, अगर आपने लॉ किया है तो दूसरी वैकेंसी हमारे काम के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेम लेवल आपको दिखेगा, लेवल 7 आपको मिलेगा। इसमें जो एज की बात करें, देखो एज यहाँ पे 32 साल है मैक्सिमम, 18 साल से 32 साल। लेकिन जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एज आप देख रहे हैं 18 इयर्स मिनिमम, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, वैसे कोई बच्चा एलिजिबल होगा नहीं उस टाइम पे। क्योंकि आप खुद सोचिए, किसी ने भी एलएलबी किया है, एलएलबी चाहे वो 3 ईयर एलएलबी किया है या 5 ईयर एलएलबी किया है, तो ऑब्वियस बात है 21-22 साल से पहले उस बच्चे का एलएलबी कंप्लीट होगा ही नहीं। ठीक है, और दूसरा, आपने जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने 5 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो उसके साथ 22 के साथ 5 साल आपका 27 साल हो जाएगा। तो 27 साल से कम तो एज हो ही नहीं सकती किसी बच्चे की। ठीक है, आप 12th पास तो नहीं मांग रहे, आप एलएलबी मांग रहे, तो जो कि 5 और 6 साल लगता है। अगर जिसने एलएलबी किया है, मान लीजिए 5 इंटीग्रेटेड कोर्स में 5 साल में कंप्लीट करता है कोई बच्चा, पता नहीं वैकेंसीज कैसे निकाली जाती है। तो आप अपर एज 32 साल है, ठीक है, मिनिमम छोड़ दीजिए, लेकिन अपर एज आपकी 32 साल से कम है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 7 सीट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 29 सीट्स हो गई हमारी एलएलबी के लॉ के लिए। तो तीसरी आपको जो पोस्ट मिलेगी, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की। ठीक है, यहाँ भी एलएलबी रिक्वायर्ड है, याद रखिएगा। एलएलबी में एक कंडीशन है बस यहाँ पे, जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए, कि आपका एलएलबी में लेबर लॉ का सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने लेबर लॉ सब्जेक्ट वहाँ पढ़ा हुआ है, आपके सिलेबस में था लेबर लॉ का कोई डिफरेंट पेपर बेसिकली, ठीक है, किसी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं, अलग से लेबर लॉ अगर आपने उसमें
सब्जेक्ट्स एक्ट्स कवर किए हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे 33 इयर्स एज है, याद रखिएगा मैक्सिमम एज लिमिट। और यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिकली आपको 24 सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अब एज एलिजिबिलिटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, आप कैलकुलेट करते हैं एज ग्रुप के हिसाब से आप देखते हैं, ठीक है, जिसमें आपका 30 साल मांगा गया है। उसके लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यू के लिए क्या डेट है बेसिकली, ठीक है, जो मैक्सिमम डेट दी गई है। आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये सारी चीजें, ठीक है। और एज लिमिट आपकी 1 तारीख से कैलकुलेट 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट होगी, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट के लिए ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लोअर एज भी दी रखी है कि लोअर एज आपकी इस तारीख से होनी चाहिए, ठीक है। बाकी शेड्यूल ट्राइब्स में आप 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी अदर नॉन ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर्स में आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विस में देख सकते हैं आप लोग, जहाँ पे 3 साल 6 साल अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि क्या आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम 3 पोस्ट जो एलएलबी स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एलएलबी पास किया हुआ है, 3 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, याद रखिएगा। चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देख सकते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए जो आपको टोटल मिलेंगे, देखो यहाँ पे जो 22 सीट थी, उसमें देख सकते हैं आप लोग डिग्री ऑफ लॉ है विद 3 इयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 साल आप यहाँ पे प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, क्लियर सबको, ठीक है। तो 3 साल प्रैक्टिस एलएलबी के साथ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ये देख सकते हैं, एलएलबी डिग्री के साथ आपको 5 साल का आपको यहाँ प्रैक्टिस मांगा गया है, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 5 साल की आपको प्रैक्टिस है, चीफ लॉ असिस्टेंट में 3 साल का, ठीक है। और जो स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर है, उसमें आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन किसी में हो, साथ में आपको देख सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा किया लेबर या सोशल वेलफेयर में तो भी आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा लेबर लॉ में किया तो भी एलिजिबल। और देखो लिखा है एलएलबी विद पेपर इन लेबर लॉ, अगर आपने एलएलबी किया है साथ में आपका लेबर लॉ का अलग से वहां सब्जेक्ट पेपर था बेसिकली, तो भी यहाँ पे एलिजिबल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। 3 पोस्ट है जहाँ पे आप एलिजिबल है। एग्जाम पैटर्न की बात करें हम लोग, तो एग्जाम पैटर्न देखो, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो आपको बात करते हैं, प्रोफेशनल एबिलिटी के रिगार्डिंग आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी वेटेज 50 नंबर है, ठीक है। 50 मार्क्स 50 वेटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक आप अवेयरनेस की बात करें तो टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 नंबर ही वेटेज है, याद रखिएगा। तो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक यहाँ पे आपको क्लियर दिया है, जो जीके जीएस की बात की जा रही है, चाहे वो करंट अफेयर हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, कल्चर हिस्ट्री, देखो यहाँ पे सब चीज इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी आपसे पूछा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, इकोनॉमी है आपका, इन्वायरमेंट इश्यूज आपके दिख रहे हैं आपको, वर्ल्ड लेवल पे आपके जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी की बात करता है, आईटी एक्ट, आईटी जो रिगार्डिंग डेवलपमेंट्स है वो सब चीजें पूछ पाएंगे, मतलब पूरा जीएस का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखो 50 नंबर आपका प्रोफेशनल एबिलिटी, उसका भी सिलेबस हम देखेंगे। पर्सनल जनरल एबिलिटी में आपको 15 क्वेश्चंस आप लोगों को वो सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग देखो मिला के 15 क्वेश्चंस होंगे, और इसका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस आप देखते हैं किन किन चीजों से आएंगे, चाहे वो अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग का होता है यहाँ पे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ऐसा स्टेटमेंट आर्गुमेंट असम्पशंस वाले आते हैं क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन का डायरेक्शंस, ठीक है। ये सारी चीजें रीजनिंग आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तीसरा आपको जो सब्जेक्ट दिख रहा है वो आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स है, जिसके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। उसका भी सिलेबस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, चाहे वो एलसीएम हो, एफओ, फ्रैक्शन की बात करें, डेसिमल्स होगा, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, अलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, सब चीजें आपसे, चाहे वो एज कैलकुलेशन की बात करें, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मैथ्स प्योर जो कि 10th लेवल तक आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर जनरल साइंस आता है, स्पेसिफिक देखो जीएस में आपको जनरल साइंस नहीं दिया गया था, तो जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आपके, जिसमें आपका जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ साइंस, जो कि आपका बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों आता है। यहाँ पे आपको 10th लेवल तक जो सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा, सीबीएसई का सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जनरली आप देख रहे हो जीएस का पार्ट होता है जनरल साइंस, यहाँ पे जनरल साइंस की इंपॉर्टेंस ज्यादा दी गई है। 10 नंबर वेटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 सब्जेक्ट अगर आप कवर कर लेंगे तो 10 नंबर का पेपर यहाँ पे आपको इन 3 सब्जेक्ट से मिल रहा है। 100 नंबर का पेपर होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें आप क्वालिफाइंग की बात करें
तो मिनिमम पासिंग परसेंट जो आपको मिलेगा, अनरिजर्व के लिए 40% मार्क्स लाना, 40 नंबर लाना कंपलसरी है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40 नंबर को लाना जरूरी है। अदर बैकवर्ड कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर्स में 30% मार्क्स सिक्योर करना कंपलसरी है। शेड्यूल कास्ट में आपका 30% मार्क्स, शेड्यूल ट्राइब्स में आपका 25% मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल यहाँ पे जरूरी देखने को मिलेगा। क्लियर सबको? ठीक है। अब हम बात करें कि जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी का पेपर है ना, ठीक है, जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आने वाले हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं, तो उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए आपको ये सारे टॉपिक्स है, क्योंकि वहाँ पे लेबर लॉ इंपॉर्टेंट था। तो देखो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आएगा, इंडियन ट्रेड ट्रेड यूनियन एक्ट है आप लोगों का, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिससे 9 से 11 क्वेश्चंस मिलेंगे और ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चंस की लिस्ट दे दी है कि 9 से 11 क्वेश्चन, मिनिमम 9 हो सकते हैं क्वेश्चन और मैक्सिमम 11 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा एक्ट है, जो सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन की बात करते हैं, वहां पे देखोगे आप लोग तो वहां पे भी आपको 4 एक्ट मिलेंगे। जो वर्कमैन कंपनसेशन की बात करता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है और मेटर्निटी बेनिफिट्स एक्ट की बात करें, यहाँ भी आपको जो वेटेज है वो 9 से 11 क्वेश्चन की यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, लॉ रिलेटेड टू वेजेस की बात करें, चाहे वो मिनिमम वेज एक्ट है, तो इसका मतलब आपको अल्टीमेटली जितने भी लेबर लॉ के जितने भी एक्ट्स हैं उन सबको कवर करना है। ठीक है, कोई मिस नहीं करना। देखो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, आपको पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, 9 से 11 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट देखो 30 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए आपके, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आपका और आपको लेजिस्लेशन देखो, कंडीशन ऑफ वर्क की बात करें तो इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट के दो ही बेसिकली एक्ट है, जिसमें से 7 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, एमएस ऑफिस, ठीक है, जो कंप्यूटर की नॉलेज की बात करें, यहाँ पे कंप्यूटर के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग 3 से 5 क्वेश्चन होंगे, 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, जो आरटीआई होता है, आरटीआई जो होता है उससे आपके 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और न्यू पेंशन स्कीम जो है उससे 1 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों को होंगे। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर की भी वेटेज 3-4 नंबर आपको मिलेगी। फिर आपका देखते हैं आरटीआई के थ्रू भी, तो ये चीजें माइनर हो गई, लेकिन मेजर आपका जो चंक जो आपको सिलेबस मिलेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जितने भी लेबर रिलेटेड एक्ट्स हैं वो सारे गो थ्रू करने पड़ेंगे। ठीक है, इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, जो 50 नंबर अगर आप सिक्योर करने हैं, ठीक है, तो आप 50 नंबर देख सकते हैं वहां पे। जनरल अवेयरनेस अच्छे से तैयार कर लीजिए, 15 नंबर आपको वहां पे मिलेगा। फिर आपको रीजनिंग आप तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस जनरल साइंस कर लीजिए। बहुत लोगों की मैथ्स वीक होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको, चाहे वेना डायग्राम की बात करें, ये सारी चीजें आप जरूर कवर कीजिएगा, बेसिक सारी चीजें। ठीक है, चलिए लॉ, चीफ लॉ असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी आप टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा, देखिए लिस्ट बहुत बड़ी है, क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देख सकते हैं आप लोग, और टॉपिक्स दे दिए यहाँ पे क्लियरली ना, इंडियन टॉपिक से ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछने वाले। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आप 2 से 3 क्वेश्चन, ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आएगा यहाँ पे, लॉ ऑफ टॉर्ट से देखिए, हिंदू लॉ है, सिविल प्रोसीजर सीपीसी भी पूछा जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस भी पूछा जा रहा है आप लोगों से, भारतीय न्याय संहिता ही पूछा जा रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है आप लोगों के, बीएसए भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा जाएगा, लिमिटेशन एक्ट आ रहा है आप लोगों से, सिविल रिलीफ एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है, आर्बिट्रेशन, ये बहुत सारे एक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन सब में आपको क्लियरिटी है कि भाई फ्री के हिसाब से सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी एमसीक्यू फॉर्म में। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों से जनरल प्रोविजंस पूछे जाएंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, कंपनीज लॉ की बात करें, लेबर लॉ से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग आएंगे, जो कि टोटल 50 देखने मिलेगी। ऐसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स में देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के, क्रिमिनोलॉजी पिनोलॉजी पूछा जाएगा आप लोगों से। यहाँ प्रैक्टिस की बात करें, ठीक है, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में आपका काम होने वाला है, तो यहाँ पे एक्ट से ज्यादा बेसिकली आपको जो जनरल एस्पेक्ट्स हैं, जो कोर्ट्स में टर्म्स यूज हो रही हैं, या एस्पेक्ट्स की बात करें वो, ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगी। ये सारी चीजें हैं, अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत हो डाउट हो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।